आज का टॉपिक आपको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक है। हमारे पाकिस्तान की शहर की जगह जगह दीवारों के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है, और जो कि बेसिकली एक लॉबी है। उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन ज़रूर कर दूंगा। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरा नाम है अवैस फरीद सिद्दीकी, और टॉपिक है हमारा इम्पोटेंसी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इम्पोटेंसी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई बहुत गंभीर तरीन चीज़ नहीं है जिसको फौरन ना समझा जाए। सुनते ही अल्फाज समझ में आ जाता है, जी यहाँ पर बात हो रही है मर्दाना कमजोरी की। और जो हम रोज़ाना, ऐसा हो नहीं सकता कि हम घर से बाहर निकले और हमें कहीं दीवारों पे जो है वो लिखा हुआ ना नजर आ रहा हो। हर जगह लिखा हुआ आ रहा होता है, जो कि हमारी शायद कमजोरी नहीं है ये। और ये अमेरिकन और जो बरतानिया के लोग हैं उनकी शायद ये कमजोरी है, जिनका जो है वो शाखसाना हमारी दीवारों पर नजर आ रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह है। और और फिर उसके बाद जो माइंड ट्रैप कर लेते हैं वो लोग, तो फिर हमारी जो कौम है वो ना होते हुए भी उस चीज़ को समझना शुरू कर देती है कि शायद हम जो है वो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं उस चीज़ को पहले यूं बताना चाहूँगा इम्पोटेंसी है इसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ ये वाला टॉपिक हम सिर्फ इसके लिए पढ़ रहे हैं कि जो लोग बीमार हैं, लेकिन जो लोग बीमार नहीं हैं और वो ये समझते हैं कि वो ज़बरदस्ती के बीमार हैं, उनको बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मॉलेज और बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बताएं कि वो बीमार नहीं हैं या उन्हें इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। आज से पहले ऐसे कभी भी नहीं होता था। कोई ये 10 12 20 सालों से दीवारें रंगना शुरू हो गई हैं और जगह जगह, और इसकी लोगों ने जो है वो एक दुकान खोल के रख लिया और इसको एक जरिया बना दिया है, और मासूम लोगों को, और नफ्सियाती करने के बाद, और उसके बाद जो है वो फिर जी ये खा लें तो ऐसा हो जाएगा, और उनसे भी कुछ नहीं होता, ना किसी तरह से कुछ होता है, ना किसी हकीम के किसी प्रॉपर मेडिकेशन से इस तरह से हो रहा होता है, और ना ही जो है वो कोई एलोपैथी के अंदर इसका कोई खातिर फॉर ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल, मैं टू बी फ्रैंक स्पीक, सबसे पहले केस लेने से पहले पेशेंट को देख भी नहीं कि उनको ये इश्यूज हैं भी या नहीं, पहली चीज़। क्योंकि हमारे यहाँ इम्पोटेंसी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर लोग इतने ज़्यादा नफ्सियाती हो चुके हैं कि जो नहीं भी थे उनको भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो नॉर्मल था उनको नॉर्मल से हटा के कुछ और दिखाते हुए, जो कि अंग्रेज़ों की हमेशा से लॉबी रही है कि कुछ नाजेबा जो है वो तस्वीर और कुछ नाजेबा मूवीज बना के बस स्टैंडर्ड कुछ और डेवलप कर दिया उन्होंने कहा, जो कि एक नॉर्मल पिक्चर नहीं है हमारी। और हमारे मासूम आवाम को नहीं पता कि वो कौन सी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिकेशंस और इस तरह के प्रोसेस होता है, तो वो शायद अपने माइंड में उस चीज़ को कुछ और डेवलप करके बैठे हुए हैं, जो कि नहीं है। तो बीइंग ए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, होम्योपैथ, हमें बताना है कि आप बीमार हैं भी या नहीं, आपको है भी या ऐसा नहीं है। और ये करना तो बहरहाल हम चलते हैं कि अगर इसको उर्दू में इसकी मीनिंग कोई आपसे पूछे कि जी क्या है ये, तो गूगल कहता है कि जी ये मर्दाना कमजोरी है। मैं नहीं समझता, क्योंकि मर्दाना कमजोरी होना या नामर्दी होना इम्पोटेंसी से, इसका एक हद तक तो इनिशिएटिव ताल्लुक हो सकता है, लेकिन बिल्कुल अगर ये क्योर नहीं हो रहा होता तो हम डेफिनेटली कहते हैं कि ये आप जो है वो नामर्दी है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। और होमियो के अंदर वाहिद होमियो है जो मैं समझता हूँ कि जिसमें इसका इलाज इतना बेहतरीन है कि जितना मैंने शायद कभी किसी, ना आयुर्वेद में देखा इतना ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स, ना मैंने, क्योंकि मैंने, आपको पता है एमडी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हूँ, मैंने अरोमा थेरेपीज और बहुत कुछ पढ़ा हुआ है।
और ना ही मैंने देखा कि कहीं और ऐसा मिल रहा है। और एलोपैथी में तो बहुत ही बस पता नहीं, कोई शायद 100 में से एक अगर कोई ठीक हो गया होगा तो हो गया होगा, क्योंकि इसके बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं कि जिनका और ट्रीटमेंट मजीद कराने से मजीद और बीमार होता चला जाता है पेशेंट। उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। इम्पोटेंसी एक वर्ड है और उसको अगर डिफाइन किया जाए तो नीचे लिखा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये क्या है? नेक्स्ट पेज पर आए, इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया। इंट्रोडक्शन इसका ये है कि अपनी सेक्सुअल डिजायर के मुताबिक एक मेल, जो कि एक खास प्रोसेस होता है इंटरकोर्स होने के लिए, एक इरेक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो अल्लाह ताला ने एक प्रोसीजर रखा हुआ है उसको आसानी से परफॉर्म किया जा सके। अगर वजह किसी भी वजूहात के बिना पर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो एक नॉर्मल एक प्रोसीजर है वो नहीं हो पा रहा होता, इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रही होती किसी भी वजह से, जो आगे हम वजूहात पढ़ेंगे बहुत सारे उन्हें डिफाइन करेंगे, तो फिर हम कहते हैं कि जी ये डिसफंक्शनिंग जो हो रही है, तो बेसिकली ये इम्पोटेंसी की तरफ पेशेंट जा रहा है। और इसकी कोई एक वजह नहीं होती। लोग समझते हैं कि शायद ये इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं है, या ये समझते हैं कि शायद ये पैदाइशी नामर्द है। ऐसा कुछ नहीं होता। जिनके अनडिसेंडेड जो टेस्टिकल्स होते हैं ना, उनमें भी भरपूर इरेक्शंस होते हैं। और जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छे नहीं भी बन रहे होते ना, उनकी भी भरपूर इरेक्शंस होती हैं। तो अपने माइंड को हमें सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा कि ये वजूहात इनकी क्या हैं। मैं जो अंग्रेजों को बुरा भला बोल रहा था, इसीलिए मैंने नीचे वाली लाइन लिख दी, क्योंकि रिसर्च करता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं उस रिसर्च को मैं बताऊं कि मैंने जो एक रिसर्च की उसमें मुझे पता चला कि 30 मिलियन अमेरिकन जो हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हैं। और उनकी बढ़ती उम्र के साथ 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 जो है वो ये बीमारी इनको, ये जो डिसफंक्शनिंग है, ये जो प्रॉब्लम है, ये बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट पेज पर आ जाए। ये किसने अपना माइक खोल के रखा हुआ, अपना कैमरा खोल के रखा हुआ? नेक्स्ट पेज पर आए कि कॉजेज क्या हैं। देखिए, कॉजेज बहुत सारे हैं, और मैंने खाली इम्पोटेंसी की तो मेडिसिन आज बताई ही नहीं है। मैंने तो इससे रिलेटेड जितनी भी थी आज दिल खोल के बता दी हैं सारी, कि आपके पास जैसा भी पेशेंट आता है करने। और आखिर में एक इंडिकेशन छोड़ूंगा, वो मैं जब मेन डॉक्टर्स जो है वो आ जाएंगेगा इनबॉक्स में, तो मैं उनको बता दूंगा कि एक सिम्टम्स ऐसा है जिसके अंदर कौन सी दवाई ठक करके लगेगी। वो मैं माना कि मैं बहुत ज्यादा बोल्ड बोलता हूँ, लेकिन मैं तो ज्यादा भी नहीं हो सकता एक मेन क्लास में। तो केसेस ऑफ मतलब कॉजेज क्या है, वजूहात क्या है इम्पोटेंसी। यार, एंडोक्राइन डिजीज, सबसे पहले तो एंडोक्राइन को थोड़ा समझते हैं। एंडोक्राइन एक ग्लैंड है। एंडोक्राइन एक ग्लैंड होता है, गुदगुद होता है। उसके अंदर से बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, जिनमें एक हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी है, और हमारे प्रोजेस्टेरोन भी है, और एस्ट्रोजन भी है। मर्दाना जनाना दोनों हार्मोन्स हैं। अल्लाह ताला ने सब में दोनों में रखे हैं, बस एक में एक की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है और एक में दूसरे की रखी हुई है। तो जब एंडोक्राइन की कोई डिजीज होती है, यानी कि एंडोक्राइन जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा होता है, हमारे सेक्सुअल फंक्शंस को देख रहा होता है, हमारे रिप्रोडक्शन मूड्स को देख रहा होता है, और बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है। मेटाबॉलिज्म तो पता है ना आपको। मैं अपना वॉल्यूम बढ़ाऊं? मैविश, आवाज आ रही है अब आपको? अच्छा। तो मैं अगर ये कहूँ कि मेटाबॉलिज्म की बात है, इसको थोड़ा सा बता दूं। मेटाबॉलिज्म टूट फूट बनने का अमल, सादा जुबान में बता देता हूँ आपको। बॉडी में बनने का अमल और टूटने का अमल, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। बनने का अमल और कुछ टूटने का अमल, डिस्ट्रक्शन का अमल और कुछ कंस्ट्रक्शन होने का अमल, ये हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और मेटाबॉलिज्म में खाली टूटना बनने का अमल नहीं है। मेटाबॉलिज्म अगर आगे पीछे हो जाए तो पेशेंट जो है वो निकल जाता है। तो हमारे लिए मेटाबॉलिज्म का ही हमारा एक पार्ट है, जिसे हम एसिडोसिस या अल्कलोसिस कहते हैं।
और वो अगर हम मेंटेन नहीं कर पाए किसी का, तो हम चाहे जितना इलाज कर लें, मरीज हमारे हाथ से निकल जाएगा। और वो हम नहीं देखते, वो ABG से देखा जाता है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस से। कभी जिंदगी मिली तो जरूर पढ़ाऊंगा उसके बारे में, जब बैंड पे पेशेंट होता है उसको पढ़ते हैं। अच्छा, एंडोक्राइन की डिजीज, सबसे पहले आपको पता है एंडोक्राइन की एक और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है वो दूसरे हार्मोन्स को देख रहे होते हैं, जिसमें हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आपका डायबिटीज है। और डायबिटिक एक बहुत बड़ी वजह बनती है। डायबिटिक एक बहुत बड़ी एग्जांपल है एंडोक्राइन डिजीज की, जिसके अंदर हम एक्सपीरियंस करते हैं कि डायबिटीज बहुत मजे का है कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है, उसमें न्यूरोपैथी वैसे ही आ रही होती है, तो वो बेचारा वैसे ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के करीब आ ही जाता है। वो जो ओरल बाइकोनाइल्स ले रहा होता है ना, जिसमें ग्लूकोफेज होते हैं और वो सब, तो उनकी वजह से जो है वो इम्पोटेंसी डेवलप हो जाती है। मैंने, वेयर इज माई वॉइस, मेरी आवाज किसने बंद कर दी भाई, और क्यों बंद कर दी? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरा माइक तो खुला हुआ है। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, बंद नहीं हुई। तो जिसको नहीं आ रही है वो अपना चेक कर ले माइक भाई, या फिर मुझे वो परेशान दोबारा ना से करे। रीज्वाइन कर लें, सर की आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब खामोश हो जाए, थैंक यू। अच्छा, डायबिटीज इफेक्ट करती है हमारे बॉडी पे कि हम, हमारे हार्मोन्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, इंसुलिन हमारी, और वो आपको पता है कि हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, बहुत, इंसुलिन एक लंबा तरीन चैप्टर है, उसको भी कभी जिंदगी में नहीं पढ़ना चाहेंगे तो जरूर पढ़ाऊँ। तो पेशेंट जो है वो ना, जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी में चला जाता है। और न्यूरोपैथी वाले पेशेंट जो है ना, वो बेचारे सबसे पहले इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, वो सबसे पहले इम्पोटेंसी उनमें बेचारों में जरूर आनी शुरू हो जाती है। एक और कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक डायबिटीज वालों की, क्योंकि उनके नर्व डैमेज हो जाते हैं। पता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक हो जाती है बॉडी हमारी अंदर से, ग्लूकोज लेवल्स, हमारे HbA1c लेवल्स बड़े होते हैं खून में, जो 4.6, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4.6 मिलीग्राम शुगर जो है वो घूम रही होती है। तो वो जब 7, 8 और HbA1c अगर किसी का कराए और 8, 9 पे पहुंचेगी, तो आपको पता है वो तो ऐसी ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज इंक्रीज कर देगी, ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देगी, और नर्व्स वैसे ही डैमेज करती हुई जाएगी, जब भी गुर्दों को भी छेड़ती हुई जाएगी, हार्ट को भी छेड़ती हुई जाती है। जब भी कहते हैं कि HbA1c नॉर्मल रखें, फास्टिंग और रैंडम तो कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है कि नर्व डैमेज होती है। तो मैंने आपको बताया है कि नर्व डैमेज होती है, इसीलिए पेशेंट न्यूरोपैथी में चला जाता है। डायबिटिक का जो पेशेंट है वो न्यूरोपैथी में चला जाता है। तो एक ये हो जाती है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि जब नर्व डैमेज हो जाती है, इम्पेयरमेंट आ जाती है, तो ब्लड का फ्लो नहीं अच्छा हो पा रहा होता। तो जब नर्व डैमेज होती हैं, नर्व सेंसेस नहीं आ रहे होते प्रॉपर, तो जब सेंसेस ही नहीं मिल रहे होते, तो ब्लड जो है वो फ्लो ही नहीं करता। और जब तक के ब्लड ब्लड का फ्लो किसी ऑर्गन में बहुत अच्छा ना हो, तो वो अपना काम परफॉर्म सही से नहीं कर सकता। और यही एक बड़ी वजह हो जाती है। ये दोनों चीजें मिलकर डायबिटिक पेशेंट में जो है, ये हमें कॉज कर जाती हैं इस डिजीज को, जिसे हम कहते हैं कि जी, पेशेंट जो है सफरिंग फ्रॉम इम्पोटेंसी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिकॉज ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। न्यूरोलॉजी एंड नर्व डिसऑर्डर्स। अब न्यूरोलॉजी और नर्व के डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें हमारे साइकेट्री डिजीजेज आ जाती हैं, न्यूरोलॉजिक कंडीशन बहुत सारी हो जाती हैं। अब न्यूरोलॉजी में हमारे पास कोई ट्रॉमा भी हो सकता है। न्यूरोलॉजी के अगर हम कोई डिजीज देखें, तो हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज भी हो सकती हैं। हमारे पास ब्रेन एसोसिएटेड भी हो सकती हैं डिजीजेज, जिसमें हम ब्रेन अपना अकोमोडेशन जो है वो छोड़ दे। ठीक है, तो ये है। तो अब यहाँ पर अल्जाइमर डिजीज कि अगर हम बात, मतलब मैं हर डिजीज को नहीं बताऊंगा, न्यूरोलॉजी क्यों बहुत लंबा हो जाएगा। तो नर्व के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उन नर्व्स के डिसऑर्डर्स में, उन नर्व्स के जो डिसऑर्डर, ये जो नर्व्स होते हैं, इनके जो हमारे डिस्टर्ब, नर्व जो हमारे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, अब उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। आ, और दूसरी चीज ये है कि साइकेट्री के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। पेशेंट शिजोफ्रेनिया में आ रहा है, पेशेंट अल्जाइमर डिजीज के साथ आ रहा है, पेशेंट
नर्व की दूसरी डिसऑर्डर्स, कोरिया के अंदर आ रहा है पेशेंट, जिसे आप रेशा कहते हैं उर्दू जुबान में। पेशेंट जो है वो ब्रेन या स्पाइनल ट्यूमर्स के साथ आ रहा है। पेशेंट पार्किंसन डिजीज के साथ आ रहा है, जिसमें हाथ जर्किंग करना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट किसी प्लेशिया के साथ आ रहा है, मतलब कोई हाथ या पाँव एक लंबी वो चीज़ है, क्वाड्रिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, मतलब कोई प्रॉब्लम हुई तो दो हाथ चले गए या दो टांगे चली गई या एक तरफ के हाथ पांव चले गए। स्ट्रोक हुआ है कोई, ठीक है, और ये टेम्पोरल लॉब एपिलेप्सी का केस है। और अक्सर जो टेम्पोरल पीछे की तरफ जो लॉब होता है या साइड में हमारे पैराइटल बोन्स होते हैं, उनमें कुछ हो गया, या कोई एपिलेप्सी का केस हुआ, या शिजोफ्रेनिक हुआ, कोई पागलपन के दौरे पड़ते हों, किसी को फिट्स पड़ते हों, या अल्जाइमर डिजीज हो गई, उसमें भी बिल्कुल पेशेंट जो है वो इस तरह का हो जाता है, पागल की तरह कत्ल कर सकता है, कभी किसी का खुद को भी मार सकता है। तो इस तरह की डिजीज हो गई तो उनके अंदर भी ये जो है वो इम्पोर्टेंसी आ जाती है। नेक्स्ट पेज। अब टेकिंग मेडिकेशन, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जो कि मेडिसिन ले रहे हैं कंटिन्यू, और कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं पहले ये बताता चलूँ। अब ये आप लोगों की मेडिसिन नहीं है, मतलब ये हमारी होमियो की मेडिसिन नहीं है, लेकिन वो जब आपके पास आएगा तो वो असल में होता यही कि लोगों को भी इतना पता है कि ये वाली जो हमें चीज़ हो गई है ना, इसका इलाज जो है ना वो या तो हकीम करेगा या होम्योपैथी वाले करेंगे। इस इलाज के लिए कभी भी कोई एलोपैथी वालों के पास जाता ही नहीं है। लेकिन जब आप जाके उसकी हिस्ट्री लेंगे ना, आपको कैसे पता चलेगा उसको क्या हुआ है या कैसे हुआ है। तो जब आप उसका केस लेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये हुआ क्या था। वो तो सिर्फ आके आपसे ये बोलेगा कि जी मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि आपको क्या इश्यूज हैं, डेफिनेटली डिप्रेशन में तो वो होगा। तो आप उससे पूछेंगे कि कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे थे, कहेगा कि हाँ मैं मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो मैं ले रहा था। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा कि जी मुझे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी थी। सबको पता होना चाहिए, मैंने अभी पिछले दिन ही पढ़ा है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जिसमें प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया था। तो मेरा यार प्रोस्टेट इनलार्ज था, तो उसकी वजह से मैं कुछ दवाई ले रहा था, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स ले रहा था, जिसमें एक नाम यहाँ पे लिखा है टेम्सोलिन। टेम्सोलिन 0.4 मिलीग्राम का कैप्सूल होता है, जिन्हें जब पेशेंट जो है वो, जिनको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो जाती है और पेशाब रुक रहा होता है, उनकी सर्जरी नहीं करते तो टेम्सोलिन 0.4 मिलीग्राम का कैप्सूल स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तो ये हिस्ट्री बताएगा कि मैं ये वाली मेडिकेशन ले रहा था। फिर वो बोलेगा कि यार मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी हूँ, तो मुझे एक अरसे से बीटा ब्लॉकर खिलाई जा रही है, जिसमें कैपोटीन या सारे ब्यूटेनॉल, प्रोपेनोलॉल, ये वाले जितने फार्मूले होते हैं ना, ये सारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। तो मैं ये बीटा ब्लॉकर्स खा रहा था, और कार्बिडोलॉल हो गया, और मैं कुछ एसी इनहिबिटर्स खा रहा था, ठीक है, मैं कुछ एआरबीज खा रहा था। मतलब ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की एक लंबी तरीन है। या कोई पेशेंट आएगा कि मुझे कैंसर हुआ था तो मेरी रेडिएशंस हुई थी खूब सारी, उसके बाद अब मैं ठीक हो गया हूँ, मेरी कीमो हुई थी, तो उसके बाद मुझे ऐसा हो गया। फिर उसके बाद सीएनएस डिप्रेशन का पेशेंट आएगा कि जी मैं डिप्रेशन में जनरली रहता हूँ, घर में परेशानी है, पैसों की, फलाना ढिमकाना, बच्चे भूखे, ये हुए, कमाने को नहीं है, 10,000 किस्म की बातें होती हैं। तो मैं रोजाना एक डाइजीपाम खा के सो जाता हूँ, मैं अल्प्राजोलाम खा के सो जाता हूँ, मैं एक जेनिक्स लेके सो जाता हूँ, मुझे उसके बाद ये लगने लगा है कि मुझे ऐसा हो रहा है। तो ये वाली ड्रग्स आपको पता है जो चने की तरह चबा रहे होते हैं सब, वो ये काम कर जाती है। नेक्स्ट पेज पर है। अच्छा, और कौन सी ड्रग्स हैं? लो प्रेशर आ गई आपकी, ठीक है, कैंसर की कीमोथेरेपीज आ गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली डाइजीपाम है, जेनेक्स है, सीएनएस को जो स्टिम्युलेट करते हैं, जिसके अंदर एम्फेटामीन्स हैं, कोकेन है, कोकेन दे रहे होते हैं ना हम, कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा पेशेंट, तो उसको कोकेन देते हैं, वो सीएनएस को स्टिम्युलेट कर रहा होता है। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम रहती है कि मुझे एडीमा था, मुझे पेशाब बहुत कम आता है, मेरी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और कि जो मुझे ब्लड प्रेशर हाई हुआ था तो मेरे लंग्स में पानी आ गया था, तो डॉक्टर्स ने मुझे डायोरेटिक्स दे दी थी, जिसमें नाम सुने होंगे आपने, लेजिक्स हो गया, और
लेजिक्स है, इसके अंदर एक और है दवाई। तो लेजिक्स जो है उसका फ्यूरोसेमाइड उसका फार्मूला है, दूसरी स्पायरोमाइड है, स्पायरोनोलेक्टोन है। अब लेजिक्स जो है वो सोडियम पोटेशियम दोनों निकाल देती है, और स्पायरोमाइड जो है वो सोडियम रोक देती है, पोटेशियम पोटेशियम रोक देती है, सोडियम निकाल देती है। तो ये दोनों दवाइयाँ अगर कोई डायरेटिक्स ले रहा है कर्से से, तो वो क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वजह से हो रहा होगा। कुछ लोग एसएसआरआईज ले रहे होंगे। एसएसआरआईज का मतलब है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक एंजाइम इनहिबिटर। सीरोटोनिन अ, एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे ब्रेन को बहुत एक्टिव रखने में मददगार साबित होता है, और जिन लोगों को ब्रेन ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है, अगर वो एपिलेप्टिक हों या उन्हें कोई और इश्यूज हों, तो ना वो उनकी चीज़ें और ट्रिगर कर रही होती हैं। तो एलोपैथी में क्या करते हैं कि वो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक एंजाइम बीटर एसएसआरआईज दे देते हैं, जिसमें एसिटालोप्राम वगैरह है, ताकि पेशेंट सुकून में चला जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता कि सेरोटोनिन जो कि खुश होने का, क्योंकि सेरोटोनिन एक ऐसा कंपाउंड है जिससे पेशेंट की खुशी का बहुत ताल्लुक होता है, और एक और इसी का ताल्लुक जो है वो एक अच्छे हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल से भी होता है, जिसमें मेल्स बहुत ज़्यादा खुश रहता है अगर उसका ये लेवल्स बढ़ा हुआ हो। तो वो जब किसी डिप्रेशन के मेडिसिन ले रहा होगा और एसएसआरआई ले रहा होगा, तो वो उसको दबा देगा, जिसमें मैंने आपको, या पेरोक्सिटीन वगैरह ले रहा है, ठीक है, या फिर सिंथेटिक हार्मोन वगैरह ले रहा है। वाइज अगर आपको नहीं आ रही है आवाज भी, तो कुछ और इशू होगा, मतलब बाकी तो शायद सबको आ रही है। ठीक है, तो एसएसआरआईज वगैरह ले लिए, फ्लॉक्सिटीन वगैरह ले ली, पेरोक्सिटीन ले ली, ठीक है, एसिटालोप्राम ले ली, ये ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो इनकी वजह से ये इशू हो जाता है। ये हार्मोन जो है वो ये प्रॉब्लम फिर इसलिए कर रहे होते हैं। अच्छा, कार्डियक रिलेटेड कंडीशंस भी हैं। अब कंडीशन जैसे इफेक्ट दी हार्ट एंड इट्स एबिलिटी टू पंप। अगर वो पंप नहीं कर पा रहा ब्लड को, कोई ना कोई इश्यूज हो रहे हैं, ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा। आपको बताता चलूं, इसीलिए चले ये वाली बात से भी वो वाली बात बताते चलूं। ये होता क्या है कि इसको करेक्ट करने के लिए, वैसे तो ये दवाई इसके लिए है नहीं, लेकिन इस चीज को करेक्ट करने के लिए एलोपैथी वाले उठा के वाइग्रा दे देते। वाइग्रा बनी किसके लिए थी? अगर ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर पा रहा, पंप हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पा रहा, उसके टिश्यूज कहीं ना कहीं से कोई डैमेज है या कमजोर हो गए और ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा, तो वाइग्रा इसलिए बनी थी कि वो देने के बाद ब्लड का फ्लो जो है वो उस ऑर्गन में ठीक ठाक हो जाए। तो यहाँ क्या किया हमारे लोगों ने कि ब्लड के फ्लो को हार्ट में बढ़ाने के बजाय कहीं और बढ़ाने के लिए वाइग्रा लेनी शुरू कर दी। आपको मजे की बात एक और बताते चलूँ, लोग बताते नहीं है, बहुत सारे नए शादीशुदा लोग कुछ सालों में या शुरू के दिनों के अंदर उनके मियाँ मर जाते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि जाहिलों को पता होता नहीं है, और वो करते क्या है कि जी वाइग्रा खा लो तो सुकून आ जाएगा। वाइग्रा शुरू में तो वो खा ले, तो उन्हें पता ये नहीं है कि जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स और सेक्सुअल जब थॉट्स हमारे होते हैं, तो हमारे जब सेक्सुअल थॉट्स हमारे होते हैं, और जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है वो पहले ही जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ब्लड का फ्लो पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो इसकी वजह से जो है वो ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से पहले ही आपको बताऊं कि ड्यूरिंग सेक्स ब्लड का फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है कि बहुत सारे मेल्स को इसी दरमियान में जो है वो टेम्पोरल पे सीविए होने का खतरा होता है बहुत सारा। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है वो और सीविए हो जाता है बहुत सारे लोगों को, और जिन लोगों की पहली ब्लॉकेज होती है उन लोगों को अक्सर जो है वो टेम्पोरल और पीछे जो है वो हेमरेज होने के बहुत चांसेस होते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि वाइग्रा से शायद यही चीज़ का काम है, और उन्हें बेचारों को कुछ पता नहीं होता, और वो खा खा के उनका किसी का हार्ट को स्ट्रोक हो जाता है, वो इस वजह से मर जाता है, और किसी को सीवी हो जाता है, वो इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी चीज, अगर आर्थरोस्क्लेरोसिस हो रहा हो, तो एथरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है
कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो क्लॉटिंग हो रही होती है, क्लॉज बन जाते हैं और क्लम्पिंग हो रही होती है, और खून जो है वो जगह जगह जम जम के, जिनकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है वो दोबारा रीज्वाइन कर लें, मेरी तरफ से सब नॉर्मल है। और इसी तरह से जो है वो जब जगह जगह पर, अच्छा अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ये जो आर्थरोस्क्लेरोसिस है वो उनकी पीनस वेन और आर्टरीज में भी हो जाता है, ठीक है। तो पीनस वेन और पीनस की जो आर्टरीज होती है उसके अंदर भी हो जाता है, तो ब्लड का फ्लो वहाँ नहीं जा रहा होता, तो वहाँ पर आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो वहाँ के लिए शायद आज तक आप लोगों ने इस टेस्ट के बारे में नहीं सुना, मैं आपको बताता हूँ, वैसे यहाँ पर इतना परफॉर्म नहीं होता। उसे कहते हैं प्लेथिस्मोग्राफी। तो प्लेथिस्मोग्राफी इसलिए कराई जाती है ताकि पीनस में पता चल जाए कि ब्लड का फ्लो वहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे यार अयाज, आवाज नहीं आ रही आपको और बाकी सबको आ रही है या नहीं आ रही है? कौन सिर्फ खाली जो है वो पढ़ रहा है, मुझे बता दे। अयाज कह रहे हैं कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर मुझे तो आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो जब आ रही है तो फिर अयाज साहब को बोल देंगे, अयाज साहब को लिख के कोई दे दे कि आप रीज्वाइन कर लें, बीच बीच में से परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर अयाज साहब को बोल दें कि रीज्वाइन कर लें कहीं लिखकर, और सब लिख देंगे भाई। आप क्या है यार, इतनी जो है वो बीच बीच से लिखते हैं, फिर लेक्चर बीच में से टूटता हो जाता है। ठीक है। तो होता क्या है, तो होता क्या है कि जो है वो आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, और आर्थरोस्क्लेरोसिस जो क्लम्पिंग हो जाती है आरबीसीज की, ये पेरिनियल यानी कि पिनाइल इनकी वेन्स में, रगों में हो जाती है, और उसके लिए हम प्लेथिस्मोग्राफी कराते हैं कि वहाँ कहीं जिस तरह से ग्राफी होती है ना, जिस तरह से प्लेथिस्मोग्राफी बहुत यहाँ पर नहीं होती, बहुत ये शायद आखाद में होती होगी, हमने अपने ज़माने में पढ़ा था डाव में, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मेरे नहीं ख्याल से कोई करता है। तो बाहर ज़्यादा होता है, थोड़ा सा एडवांस रेडियोलॉजी होती है, प्लेथिस्मोग्राफी कहलाती है वो। तो इसकी वजह से अब हाइपरटेंशन से रिलेटेड कुछ हैं, अगर जिनको ब्लड प्रेशर भी कंटिन्यू हाई रहता है, वो मेडिसिन नहीं भी लेते, तो उनको भी इम्पोर्टेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। अच्छा, इस यहाँ पे थोड़ी सी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम एंजाइटी में होते हैं और डिप्रेशन में होते हैं या परेशान होते हैं, तो उस वक्त भी जो है वो प्रॉपर जो है वो इरेक्शन नहीं हो रही होती है। ये वक्ती तौर की बात होती है, लेकिन जब हम नॉर्मल हैं और हम जनरली सुकून में हो जाते हैं, तो फिर ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो ये सेट हो जाती है, ठीक है। और तो ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, क्योंकि खाली कोई ये कहे कि ये प्री जो है वो, अगर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी एक वजह से है, तो ये बहुत गलत बात होगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी एक वजह से नहीं होता, इसमें फिजियोलॉजिकली, बायोकेमिकली और साइकोजेनिकली तीनों चीज़ें एक साथ शामिल होती हैं। तीनों में से कोई एक चीज़ आगे पीछे हो तो फिर ये प्रॉपर नहीं हो रहा होता, ये बात याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आए। साइकोलॉजी इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की साइकी ठीक करे, पेशेंट खुद ठीक हो जाएगा। अब कुछ लाइफ स्टाइल है, फैक्टर्स हैं और इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं, जिसको मैंने अभी बताया कि एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या इमोशनल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये वाला केस भी मैं बताऊंगा। ये एक जिसकी ठक करके एक मेडिसिन लगती है इसके अंदर भी, तो वो एक छोटा सा इसकी केस है, तो मेल डॉक्टर्स होंगे वो काइंडली मुझे पूछ लीजिएगा, मैं उन्हें बता दूंगा कि अगर सेक्सुअल एक्साइटमेंट है तो वहां पर भी हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे ऐसा कैसे होता है, मैं बता दूंगा क्या सीन होता है। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाए। डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ इम्पोर्टेंस, बिल्कुल ऐसे ही है। एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, किसी भी चीज़ की परेशानी रहेगी,
ये हेल्पलेसनेस है, फटीग है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इम्पोटेंसी रहेगी, ये नेचुरल बात है। एक केस भी मैं इसका आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरह से एक नॉर्मल आदमी ने अपने आप को सिर्फ इस एंजाइटी डिप्रेशन में होते हुए, जो कि बिल्कुल नॉर्मल हालत में था, बिल्कुल ही 100% इम्पोर्टेंस कर दिया था। वो मेरा अपना केस है, लेकिन मैं उस वक्त उसका ट्रीटमेंट यूँ नहीं कर पाया क्योंकि मुझे सिवाय एलोपैथी के उस वक्त कुछ नहीं आता था। वेल, तो इस वजह से जो है वो फेलियर्स में चले जाते हैं कि परफॉर्म, अगर एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो बहुत ज़्यादा, तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की हालत रहती है। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि जैसे ही डिप्रेशन और दूसरी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, दिमाग रिलैक्स रहता है और सेरोटोनिन लेवल अच्छा होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होता है, मेल खुद ब खुद हैप्पी मोड में आ जाते हैं, और उसके बाद जो है ये चीज़ ठीक होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पेज। हार्मोनल एटियोलॉजी इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, अब हार्मोन्स के बारे में बता दूं क्योंकि लोग समझते हैं कि सारी परेशानी और इनकी वजह, लेकिन हार्मोन्स बार बार पीछे बताए भी जा रहा हूँ, और मैं दोबारा अब आगे इस वाले टॉपिक बता रहा हूँ कि किस तरह से हार्मोन की इन्वॉल्वमेंट होती है हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। नेक्स्ट पेज पर है। हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज कैन कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्यों होता ये है कि जब हमारा हम में भी होता है वैसे तो प्रोलैक्टिन, लेकिन फीमेल में भी होता है। तो जब हम डिप्रेशन की हालत में होते हैं तो सेरोटोनिन लेवल अगर हम नीचे गिरा दें या गिर जाए, प्रोलैक्टिन लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। प्रोलैक्टिन लेवल हाई, बहुत सारे लोग जो हैं जब वो बॉडी बनाते हैं तो उन्हें चेस्ट फॉर्म करने के लिए, ये जो हमारे बॉडी बिल्डर हजरात हैं और ये जो माल प्रैक्टिस करते हैं, जिन लोगों को नीम हकीम में थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, उन्होंने आपको बताता चलूं कि ये वो वाले हार्मोन देना शुरू कर देते हैं जो कि फीमेल के प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं। पता है आपको कौन सा हार्मोन कहलाते हैं? बीटा एचसीजी हार्मोन देना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी बॉडी जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाए और चेस्ट बढ़ना शुरू हो जाए, वेट गिरना शुरू हो जाए। क्योंकि बीटा एचसीजी वैसे हार्मोन ऐसा है जो वेट लॉस कराते हैं, एक लंबी केमिस्ट्री के बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन होता है कि प्रोटेक्टिन लेवल बढ़ जाते हैं। अब लोग मुझे कहते हैं ना, ओहो ऐसा जी बॉडी बिल्डर आदमी था लेकिन यार वो तो इलाज करवा रहा है कब से, उसको तो इम्पोटेंसी हो गई है। तो उसकी वजह यही होती है कि उनके प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाते हैं, और वो जो स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, वो स्टीरॉइड्स का जो अब्यूज होता है बॉडी बिल्डर का, उसकी वजह से क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जो है वो अपनी इनसफिशिएंट हो जाते हैं, वो अपना वर्क फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, और फिर वो उनके फिजियोलॉजी के साथ, बायोकेमिस्ट्री के साथ खेल रहे होते हैं। तो वो अपनी मर्जी से जो उनका दिल चाह रहा होता है वो हार्मोन दे रहे होते हैं ताकि गायनिकोमेस्टिया डेवलप हो जाए, उनके चेस्ट डेवलप हो जाए, और उसकी वजह से होता क्या है कि जो है वो इम्पोटेंट हो जाते हैं बेचारे, इम्पोटेंसी हो जाती है। फिर अगर प्रोस्टेट कैंसर हो, आपको पता है प्रोस्टेट का एक बहुत बड़ा अलमिया है, फिर वो जैकुलेशन में बहुत प्रेशर डालता है, और जब उसी को कुछ इश्यूज हो जाए फिर वो अपना काम परफॉर्म सही नहीं करता, और उसकी वजह से जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाती है। क्योंकि प्रोस्टेट में कुछ हो जाता है तो फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिर जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाते हैं तो इरेक्टाइल। कोई मुझे सुन रहा है तो नेक्स्ट पेज पे। प्रॉपर फंक्शन या इरेक्शन मैकेनिज्म डिपेंड करता है कि इंटर रिलेशनशिप जो है वो कैसी है, साइकोलॉजिकली, वेस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल फैक्टर सब। अगर आपके एंडोक्राइन में कोई डिजीज या डिसऑर्डर है तो नहीं होगा अच्छा, लेकिन अगर एंडोक्राइन बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, आपके सारे हार्मोन बेहतरीन है, न्यूरोलॉजिकल आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, वेस्कुलर कोई इश्यूज नहीं है, साइकोलॉजिकल आपको कोई इश्यूज नहीं है, तो फिर जो है वो डिसफंक्शनिंग नहीं होगी। लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज प्रॉपर नहीं होगी तो सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट होगा, दिल खराब होता है, किसी की तबीयत खराब होती है, कोई डिप्रेशन में होता है, तो उसका दिल नहीं चाहता कि वो इस तरह से कुछ करे, तो उसकी वजह से फिर वो चीज़ प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है। डायबिटीज मिलाइटिस, अगर मैं बात करूं, डायबिटीज दो किस्म की होती है, एक एसिपिटस कहलाती है, एक मिलाइटिस कहलाती है। टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। ये भी फ्रिक्वेंटली जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज कर रहा है, और मैंने बता दिया था क्यों,
क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो एक क्रोनिक कंडीशन है डायबिटीज की। उसके बाद पेशेंट न्यूरोपैथी में चला जाता है और न्यूरोपैथी में जाने के बाद नर्व डैमेजेस हो जाते हैं। जब नर्व डैमेज हो जाते हैं तो वो चाहते हुए भी जो है वो उसमें इरेक्टाइल होकर भागता, तो हम जब उसको ट्रीट करते हैं उसकी न्यूरोपैथी को, तो वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। इस पे हम एंटी डिप्रेशन नहीं देंगे कि वो डिप्रेशन होकर भागा तो हम उसे और डिप्रेशन देके जो रही सही है वो भी खत्म कर दें। तो इसलिए बेहतरीन काम इसमें होमियो वालों का होता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। नेक्स्ट पेज पर इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन ब्लड ग्लूकोज इनिशियल इवैल्यूएशन। आप जब भी कोई पेशेंट, वेलकम बैक, हम बात कर रहे थे डायबिटीज मेलाइटिस का। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बहुत बड़ा और बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। तो डायबिटिक टाइप 1 और टाइप 1 की अगर इंसुलिन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या है पता है आप लोगों को? खैर पढ़ लीजिएगा कभी इंसुलिन इंडिपेंडेंट और इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सी होती है। इसमें एक जीन बड़ी अहम होती है, उस जीन को हम कहते हैं ओमेंटन जीन 1। ये 2 साल पहले कोई रिसर्च थी, उस वक्त मैंने पढ़ा था, मुझे याद है। तो ओमेंटन जीन 1 है, ये बड़ी खबीज जीन होती है। यही जो है वो नर्व न्यूरोपैथी करवा रही होती है डायबिटिक पेशेंट में। और खाली इसका ही ताल्लुक नहीं है, पता है डायबिटिक न्यूरोपैथी का बहुत गहरा ताल्लुक ये है कि हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में अपनी वजह से रहता है। क्योंकि अगर मैं समझता हूँ कि जितनी भी डायबिटीज है, अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो आपको कभी भी शुगर नहीं होने के बाद भी नॉर्मल रहेगी, जो कि लोग नहीं समझते। मैं HbA1c को सिर्फ डाइट पे क्लियर करता हूँ, मैं कभी भी लोगों को भर भर के दवाइयां नहीं देता। आपने नोट भी किया होगा खुद के, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे जी डॉक्टर साहब इंसुलिन भी ले रहे हैं, तो ये लेंटस भी ले रहे हैं, तो एपेट्रा भी ले रहे हैं, तो दूध वाली भी ले रहे हैं और पानी वाली भी ले रहे हैं और ये ग्लूकोफेज भी खा रहे हैं, और एक लंबी लिस्ट है बाइकोनाइल्स की बहुत सारी जी। मैं सीतामेट भी ले रहा हूँ और मैं विदामेट भी ले रहा हूँ और मैं पता नहीं क्या कुछ ले रहा हूँ, लेकिन मेरी शुगर नॉर्मल नहीं होती। लाइफ स्टाइल चेंज हुआ बगैर अच्छी डाइट लिए बगैर शुगर कभी नहीं हो सकती कभी भी। तो होता ही है कि जब इतनी सारी दवाइयाँ खिलाते हैं ना, बाइकोनाइज और ये ग्लूकोफेज वगैरह, ग्लूकोफेज हार्मोन्स रेगुलेट तो कर रही होती है, लेकिन ये विटामिन B12 निकाल के बाहर फेंक देती है जिस्म में, जिसकी वजह से पेशेंट की टांगे पतली होती हैं, हाथ पाँव पे पकड़ता रहता है बेचारा, और यही होता है इसकी वजह से। और आपकी पायोग्लिप्टाजोन है और आपकी जो पहले डाउनिंग दी जाती थी, ये बेहतरीन काम अंजाम देती है इम्पोटेंसी करवाने में। तो इनसे जो है वो जितना बच के रहा जाए उतना ही अच्छा है। तो डायबिटिक में इस वजह से जो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है फीमेल को, तो चाहे इरेक्शन का कोई इशू है होता नहीं है, तो वो उनको पता चलता नहीं है। उनको सिर्फ जब पता चल रहा होता है जब उनको कंसीव नहीं हो रहा होता। लेकिन मेल्स का ये पहला साइन होना शुरू हो जाता है कि जी उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पता डिप्रेशन भी होता है। फिर जो है वो प्रोलेक्टिन जो है वो इनकी क्लियर नहीं होते, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अच्छे नहीं हो रहे थे, डैमेज हो चुके होते हैं। थायराइड हार्मोन के डिसऑर्डर, डेफिनेटली आपको पता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डायबिटीज। तो इस वजह से होता है, कभी मौका मिला तो जरूर डायबिटीज पे डिटेल क्लास लें। आगे आ जाए। तो डायबिटीज यही नहीं और भी बहुत कुछ करवा देता है अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो। थायराइड के हार्मोन्स की बात करें तो थायराइड हार्मोन जो है वो डिसऑर्डर करता है हमारे हाइपर। अगर हम हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म में चले जाएं तो हाइपोथायराइडिज्म होंगे, मोटे चले जाएंगे, ओबेसिटी वैसी इंड्यूस करवाती है बहुत सारी चीजें, और उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है, और हाइपरथायराइडिज्म में भी यही होता है, ठीक है। तो अब एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एड्रिनल हार्मोन। और यही एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो जो है वो इरेक्टाइल फंक्शन में जो है वो अगर वो क्लियर नहीं हो तो उनकी रूटीन जो कि नहीं हो पाती, किसमें, ये जो हमारे बॉडी बिल्डर्स आते हैं, ये भी एड्रिनल पहले इनको नहीं पता था इस बारे में, वो भी दबा के उनकी लेना शुरू हो गया, और उसकी वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो इस वजह से जो है वो ये इर्तिका है अगर एड्रिनल ग्लैंड्स में और एड्रिनल जो कंपाउंड्स हैं उनकी के साथ छेड़खानी होना शुरू हो जाए। ग्लैंड्स, आप एक लंबी फहरिस्त है ग्लैंड्स की, और उसकी एक पूरी एक अलग ही स्टडी है, वो अलग होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इतना समझ लें कि अगर इनमें भी इश्यूज हो जाएं तो फिर एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। आगे हैं, नेक्स्ट पेज।
एक और हमारा बहुत हार्मोन है जिसे कंपाउंड है जिसे हम ईस्ट्राडायोल कहते हैं। ये इरेक्शन मैकेनिज्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है उसकी रेगुलेशन में। उसको अच्छी तरह मतलब इसको हम ये भी नहीं कह सकते, अगर हम इसको देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या नहीं। तो डायग्नोसिस की ऐसी कोई है ही नहीं, सिम्टोमेटिक ही है वैसे। अगर ईस्ट्राडायोल जो है वो बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाए तो उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, लेकिन ये भी 100% डायग्नोसिस, क्योंकि ईस्ट्राडायोल अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म आगे पीछे हो रहा है। तो फिर उसके अंदर हमारे पास जो है वो डिस्लेम्पियाज और हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया आपने देखा होगा कि जिनके हाइपर, और मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, चाहे पतला बंदा जितना भी हो, जब जिसके T3 T4 इश्यूज करते हैं उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल खुद ही बढ़ना शुरू हो जाता है। आप ये मत समझें कि घी तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये मैं क्लियर करता चलूँ कि घी तेल से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक नहीं है, मैं कितने पढ़ा हूँ आपको, लेकिन इतना बताता हूँ कि थायराइड की बात चल रही है। थायराइड डिफंक्शन होता है तो हाइपर कोलेस्ट्रोलिन हो जाता है, आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है। और हद से ज्यादा कोई बॉडी के अंदर खुद डालेंगे वो डेलेंगे कोई चीज तो जाहिर है वो बढ़ेगी ब्लड में। ठीक है, तो ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कराता है। और मजे की बात, जो एलोपैथी डॉक्टर्स की दवाइयां दे देते हैं वो भी करवा देता है ये उल्टा काम। एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कराता है, और ऊपर से लोग क्या करते हैं, रूटोवेस्टैटिन एट्रोवेस्टैटिन उठा उठा के दे देते हैं, वो भी अजाब बन जाता है इनके लिए। जबकि दालचीनी और जो सिनेमन है जिसे आप कहते हैं वो एक बेहतरीन रेमेडी है, और एट्रोस्टैटिन ज़्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि एट्रोस्टैटिन वैसे ही हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल कर देती है। आप क्या समझते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका जाके इसलिए गिरा रही होगी कि वो वहां से चर्बी निकाल के जो है वो किसी रास्ते से फेंक दे बाहर? ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पर है। तो इसलिए अभी तक कॉज क्लियर नहीं है। अब मजे की बात आ गई कि ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स एंड कंप्लेन। मैंने यहाँ पर खाली इरेक्टाइल, अगर चाहता तो दो तीन दवाइयाँ बताया था जो कि हैं, लेकिन मैंने जो है ना वो ये बता दिया यहाँ पर आगे बहुत सारी चीज़ों पे कि अगर पेशेंट आके ये कह रहा है तो ये दवाई दे दें, अगर ये कह रहा है तो ये दवाई दे दें, और ये कह रहा है तो ये दवाई दे दें। और इसके अलावा भी मैंने और भी दो चार चीज़ें ऐसे बताई जो कि इसी से रिलेटेड है, तो पेशेंट आपका जो है वो ठीक हो जाएगा 100%। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 सालों से मेरा ये पर्सनल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है कि मैंने इम्पोटेंसी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जितने पेशेंट देखे वो सब 100% ठीक हो गए थे, माँ सिवाय उसके कि जब मैंने DHFS नहीं किया होता, मुझे नहीं पता था इनके बारे में। तो डिप्रेशन का ताल्लुक बहुत है। अगली मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको एक केस डिप्रेशन का बताता चलूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया जो कि बिल्कुल नॉर्मल आता था, फिर एक दिन 15 दिन के बाद अचानक आना शुरू हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टाइमिंग सही नहीं है और मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। मैं 10 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, और आपसे इतनी अच्छी दोस्ती है, मैंने कभी आपसे बोलना नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे ही सब इलाज कराते हैं तो मैं आप ही को बता दूं। लेकिन मैं पिछले 1.5 महीने से 10 डॉक्टरों को दिखा रहा हूँ, कोई चेक भी नहीं करता, बस ऐसे ही देख के दवाई देते हैं, सभी वियोन दे देते हैं, विटामिन ई दे देते हैं, जिंक दे देते हैं, ये दे देते हैं, वो देते हैं। मैंने कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने कहा चलिए जी मैं एग्जामिन कर लेता हूँ आपका। 100% इरेक्शन थी स्टिमुलेशन के ऊपर, और बिल्कुल नॉर्मल बंदा था वो। मैंने उन्हें समझाया, उन्हें काउंसिल किया कि आप जितना डिप्रेशन देंगे उतना आपके साथ ये प्रॉब्लम होता चला जाएगा, और अगर मैंने आपको डिप्रेशन की दवाई दे दी आपको ये मजीद हो जाएगा। एक दफा उनकी समझ में आ गई, एक हफ्ते बाद दोबारा है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा। बाहर रिसेप्शन में किसी ने कहा बड़े डॉक्टर आते हैं कंसल्टेंट, उनको दिखा दीजिएगा। उनको उन्होंने भी दिखा दिया, उन्होंने भी वही जिंक उठा के दे दी, बल्कि शायद गोनाइडल एफ भी दे दी, और विटामिन ई भी देखो आया हो। जनरल मेडिसिन के डॉक्टर ही ने क्या पता कोई यूरोलॉजिस्ट या कोई ऐसा नहीं बैठता। उन्होंने कहा हाँ आते हैं, उनको दिखा दें जी। 1000 रुपये देके उन्होंने भी दिखा दिया। और थकार के बाद जब वो मेरे पास दोबारा वापस आए, इस दरमियान में मिलते रहते थे, तो आप यकीन करें रोते हुए आए, और फिर उन्होंने कहा चेक कर ले चेक कर ले, तो आप यकीन करें
स्टिमुलेशन भी नहीं कैलकुलेट कर गए विदाउट एनी इरेक्शन। 2 हफ्तों में उन्होंने अपने डिप्रेशन के साथ कम दूसरी दवाइयों से करते करते वो बिल्कुल खत्म हो गए। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अपने पेशेंट को काउंसिल करें। हम अपने पेशेंट को काउंसिल करें। कोई लिख दे डॉक्टर शाह शेख साहब को कि रीज्वाइन करो। ठीक है, तो नेक्स्ट मेडिसिन पर आ जाए, जरा मैं आपको बताता चलूं। आवाज आ रही है अब या नहीं? देखिए जी, मैंने डायरेक्ट इम्पोर्टेंसी पे तो आया नहीं, मैं बड़ी अच्छी चीज पर आया हूँ। और क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो डेफिनेटली हमारे यहाँ एक चीज ये है कि इजैकुलेशन तो जब होनी चाहिए ना, जब प्रॉपर जो है वो इरेक्शन हो। लेकिन मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है स्पर्मेटोरिया। मैं अलग भी इसे पूरा डिफाइन कर सकता था, लेकिन मैंने कहा ये इससे रिलेटेड है तो आज सारी दवाइयाँ और सब इससे ही करवाता चलूँ। स्पर्मेटोरिया का मतलब ये होता है कि नॉर्मल हालात में, मेरी ना उर्दू बहुत अच्छी है लेकिन वो हिकमत वाली और इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ना वो वाली शायद इतनी अच्छी नहीं। तो मेरे ख्याल से जो है वो, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, लेकिन जो है वो स्पर्मेटोरिया के जो है वो इसका डेफिनेशन ये है कि नॉर्मल हालात में जो है वो स्पर्म जो है वो रिलीज होते रहते हैं। वो इरेक्शन नहीं भी होती तो वो पेशेंट आके कहेगा कि जी मुझे जो है वो स्पर्म रिलीज हुए जाते हैं, और ज़रा सा कुछ हो या डिप्रेशन में हो या नहीं हो या नॉर्मल भी हालत में हो या सेक्सुअल डिजायर एकदम से हो जाए तो स्पर्म रिलीज होते ही चले जाते हैं। और उस ये होते 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 ये हो गया कि जी अब मुझे जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है। तो ऐसे पेशेंट को आप जो है, नहीं नाइट फॉल नहीं कहते उसको डॉक्टर रचना, वो नाइट फॉल नहीं कहलाता वो। खैर मुझे याद आ गया, उर्दू में वर्ड तो मैं बता दूंगा आपको। मैं स्पर्मेटोरिया को बता रहा हूँ कि स्पर्मेटोरिया का मतलब होता है कि स्पर्म नॉर्मल हालत में जरा सी सेक्सुअल डिजायर हुई बगैर इरेक्शन के डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जी जरियान जिसे कहते हैं, बिल्कुल। थैंक यू जिसने ये बताया जी। सूरत सूरत इंजाल याद आ गया, इंजाल से याद आया मुझे, उसे सूरत इंजाल कहते हैं। सीन रे एन पे सूरत इंजाल कहते हैं उसे। तो अगर कोई आया और वो कहे कि जी मुझे सूरत इंजाल की वजह है और उसके साथ मेरे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो आंखें बंद करके एसिड फॉस 30 CH में, हैविना सटीवा 30 CH में और चाइना 30 CH में, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाए और दे दें। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से 100%, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस में इतना बड़ा कोई वो भी नहीं हूँ प्रोफेसर साहब। लेकिन मैं फिर 10,000 बड़े बड़े डॉक्टर्स की किताबें चाटता हूँ फिर कुछ बनाता हूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों से देखा और बहुत सारे लोगों को पढ़ा, तो वहाँ से मैंने ये निकाला है कि, और उन लोगों के लिए भी स्पेशली जो बेचारे स्टूडेंट घबराते हैं कि ऐसा पेशेंट आ गया तो मैं क्या दवाई दूंगा, मुझे तो नहीं पता क्या इंडिकेशन लग रही, क्या सिम्टम्स है। तो मैंने उनके लिए बना दिया कि अगर इस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा हो तो ये तीनों चीजें मिला के दे दें। चाइना एवना सटीवा एसिड फॉस 30 CH, सुबह दोपहर शाम तीनों मिला के भी दे सकते हैं और तीनों अलग 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 भी दे सकते हैं। हाँ 3 टाइम दे दें। और इन्हें सूरत इंजाल इज नॉट प्री मेच्योर इजैकुलेशन कह सकते हैं उसको, लेकिन इजैकुलेट भी नहीं किया और जो है वो प्री कम्स आने शुरू हो गए, तो बिल्कुल आप उसी को कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो आप जो है वो स्पर्मेटोरिया, सूरत इंजाल और इसी के अंदर जो है वो प्री मेच्योर इजैकुलेट कर जाता है पेशेंट, तो ये तीनों दवाइयाँ आप मिला के भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। एसिड फॉस जो है वो मॉर्निंग में नाश्ते से पहले वो अच्छा काम करती है। एमना सटीवा शाम में दे सकते हैं, चाइना कभी भी दे सकते हैं। चाइना 30 सुबह निहार वो भी बहुत बेहतरीन काम करती है, और चाइना 30 रात में भी आप दे सकते हैं। तीनों मिला के भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर आ जाए। हाँ, अब एक और चीज़ की ज़ाहिर है हमारे पास जो है वो अब इस्लामी निज़ाम हयात से इनहराफ तो हम सब वैसे ही कर चुके हैं। तो जब तक कि PhD नहीं हो जाएगा, जब तक कि शादियाँ नहीं होंगी और जब तक लाखों रुपए नहीं आ जाएंगे, जब तक शादी नहीं होगी, तो जाहिर है फिर ये भुगतना पड़ेगा। तो फिर होता ये है कि जाहिर है हार्मोन्स डेवलप होंगे और कुछ जो है वो सफ़ेद मुर्गी ने करवा दी है। 16 साल का काम जो है 12 साल में होना शुरू हो गया, 18 साल का काम 14-13 साल में होना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, तो वो मास्टरबेशन की सूरत में निकले।
तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि जो मास्टरबेट कर करके और उनको ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देन नहीं दोबारा करने पाएंगे सर, दोबारा ज्वाइन करने, सॉरी। तो मास्टरबेशन मास्टरबेशन कर करके अब हमारे यहाँ डेफिनेटली, क्योंकि इस्लामी निज़ाम हयात से मुनहरिफ है, तो कुछ कुछ तो मास्टर बिगाड़ पैदा होगा, तो लोग मार करते हैं। तो बार बार करने से मास्टरबेशन क्या है कि मैं बहुत एक्सेसिव मास्टरबेट करता था, हाँ क्यों नहीं आ रही, तो अगर वजह से मुझे जो है ये प्रॉब्लम हो गई है, तो आप उसे फिर यहाँ पर जो है वो पूरी पूरी इंडिकेशन वैसी बनती है। आप मदर टिंचर देंगे उस लीगो क्यू, क्यू का मतलब मदर टिंचर, एसिड फॉस क्यू, और नीचे क्यू लिखा हुआ है। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ अयाज साहब, ये वो मैं क्यों लिख के शायद लिखना भूल गया। क्या है वो कहते हैं उसे, बयो क्या कहते हैं उसे, फुराना, वो मदर टिंचर उसकी देनी है। तो ये तीनों मदर टिंचर एक साथ मिला के इसका कॉम्बिनेशन देना है, तीन तीन टाइम, एसिड फॉस क्यू, स्टिलेगो और बयो फुराना क्यू, वो भी क्यू देनी है। तो इन तीनों को देनी है। जी हाँ बिल्कुल, बुफराना से कहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली बुफराना क्यू, बिल्कुल। तो बुफराना क्यू और ये ऑस्ट्रेलेगो क्यू और एसिड फॉस क्यू, इन तीनों को मिलाकर इनका कॉम्बिनेशन बना के और इनको दे देते हैं। क्योंकि मास्टरबेशन वालों की एक पुरानी क्रोनिक हिस्ट्री होती है, तो मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि जब इस तरह की हिस्ट्री हो तो एसिड फॉस क्यू ही देनी चाहिए लंबे से। कहीं मैंने पढ़ा एमएसटी वही देना चाहिए, बिल्कुल फरहाना क्यू। और कहीं मैंने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया को क्यू ही देनी चाहिए। फिर मैंने रेपर्टरी पढ़ा और बहुत सारी जगह पढ़ा, तो मैंने कहीं कहीं कभी किसी दो के कॉम्बिनेशन इसमें देखे, कभी तीन के, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं लिखे हैं। जब आपको ये मिलेगी ना तो उसमें ये सेट करके देख देंगे बुफराना क्यू। तो इसमें एसिड फॉस क्यू, बुफराना क्यू और ऑस्ट्रेलिया क्यू, ये जो है इनके तीनों के मदर टिंचर मिला के जो है वो तीन टाइम दे देंगे। थोड़ा सा लॉन्ग रेमेडी चलेगी। और वैसे जब एसिड फॉस मिलना शुरू होगा ना, तो डिप्रेशन वैसे ही मेल का कम हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि एसिड फॉस तो है ही मेल की दवाई। तो इसीलिए जो है वो आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन दे दें और पेशेंट बिल्कुल ठीक। और मैंने 6 महीने में 6 में से कुछ और कुछ में से स्टूडेंट ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। अर्ली इजैकुलेशन, प्रॉपर प्री मेच्योर इजैकुलेशन और अर्ली इजैकुलेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। इरेक्शन प्रॉपर हुई नहीं और अर्ली इजैकुलेट करें। और प्री मेच्योर इजैकुलेशन के अंदर इरेक्शन प्रॉपर थी, लेकिन जो है वो एक साथ डिस्चार्ज होने के बजाय प्री का मानना शुरू हो गया। तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस। तो अर्ली इजैकुलेशन में जब वक्त से पहले ही पूरा प्रॉपर इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, तो वो होने से पहले ही इजैकुलेट कर गए, अगर ऐसा पेशेंट आता है, तो एसिड फॉस 200, टाइटेनियम 200 और सेलेनियम, सेलेनियम तो वैसे ही बहुत बेहतरीन है और मेल के लिए सेलेनियम बहुत अच्छी है। मैं अच्छा सेलेनियम आया तो एक और बात आपको बताते चलूँ कि ये जो हाइपर कोलेस्टेरोलिनिया के जो पेशेंट होते हैं ना, जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है ना, तो वो लिवर में वो क्या करता है, सेलेनियम को दबा देता है, सेलेनियम को एक्टिव नहीं होने देता। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है मेल में, सुनने मेरी बात गौर से, मेल हो या फीमेल, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो वो सेलेनियम दबा देता है। सेलेनियम दबाने की वजह से क्या होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है और बाल बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल मेल्स के लिए रखना बहुत अच्छा है नॉर्मल, ताकि जो है वो उनका सेलेनियम जो है वो अपनी जगह मजबूत, सेलेनियम जो है वो स्ट्रेथनिंग में, पेरिनियल पेनाइल स्ट्रेथनिंग में बहुत अच्छा काम देता है और स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट पर आ जाए। अगला है इम्पोर्टेंस, मतलब जनरली आपके पास पेशेंट आया और दूसरी और कोई कहानी नहीं है और कुछ भी नहीं है,
बस उसने आके मुझे, आपको डॉक्टर साहब को आके जी बोला कि जी मुझे इसकी प्रॉब्लम है और मुझे कुछ नहीं है। उसने और कोई कहानी नहीं बता रहा। अब वो कोई कहानी नहीं बता रहा तो अब आप क्या करेंगे? बस वो सिर्फ ये मुझे कह रहा है कि जी मुझे इम्पोटेंसी है। तो अब आप, आपको किसी को नहीं पता कुछ भी और दूसरे और चीज़ें नहीं पता, कोई इंडिकेशन नहीं पता, वो कुछ नहीं दे रहा, तो ज़ाहिर है ऐसे तो दवाई नहीं देंगे ना। तो जब खाली आके ये बोले और कुछ ना बताए तो फिर बड़े बूढ़े कहते हैं। और ये सबको पता है कि डैमियाना क्यों बहुत ही बेहतरीन काम करती है इसके अंदर। और एग्नेस टेस्टस तो इतना बेहतरीन काम करती है कि वो भी बस समझ लें कि ये वो वाली दवाइयाँ हैं कि सीधे जाके ठक करके लगती हैं। और इनकी इंडिकेशन भी इतनी बेहतरीन है, बहुत सारी हैं। थोड़ी सी मैं एग्नेस कैस्टस की बताऊं कि इसमें भी अगर पेशेंट नॉर्मल है और वो ऐसे ही उसको दिमाग में है कि जी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा या पता नहीं मुझसे सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छी हो ना हो, तो एग्नेस कैक्टस जो है इसकी भी अगर आप सिंगल डोज भी, हैवी डोज भी दे देंगे ना, या नॉर्मल डोज भी दे देंगे, हफ्ते में एक दफ़ा भी दे देंगे, या एक दफ़ा भी अगर 50 mg दे देंगे ना, तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और अगर उसको, लेकिन अगर मिला जुला वो आके सिर्फ ये कह रहा है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जी, मुझे इम्पोटेंसी है और कुछ नहीं है, तो ये आपके डेमियाना क्यू एग्नेस कैस्टस। और इनका आप कंपाउंड बना दें तो एग्नेस कैक्टस क्यू ही है। ये आगे पता नहीं क्या आ रहा है लिखा हुआ है, एग्नेस कैक्टस की क्यू ही है। ये मदर टिंचर ही है, डैमियाना क्यू है, एग्नेस कैक्टस क्यू है, और यूहेम्बिनम ये भी जो है वो क्यू ही है। ठीक है, इन तीनों को क्यू और तीनों का जो है वो कंपाउंड बना लें और 3 टाइम लेंगे। आगे चलिए, आगे आए, ये तो सब पर ही काम कर जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो उस पर भी कर जाएगा। हाँ, डायबिटिक इम्पोर्टेंसी बाबा पढ़ा रहा था, तो जब डायबिटिक पेशेंट जो है वो जब न्यूरोपैथी में आ जाते हैं और उसकी वजह से वो ये कहें कि जी सब कुछ ठीक था, जब से शुगर हुई है दवाइयाँ खा रहा हूँ, जब से ये हालत हो गई, तो डायबिटीज की हिस्ट्री है, हाइपरग्लाइसीमिया में रहता है और हालत ये हो गई है, तो बस आप आंख बंद करके सिर्फ क्यूप्रम मेट एसिड फॉस 200, एसिड फॉस देखिए हर जगह आ रहा है, बस समझ लीजिए है ही आदमियों की दवाई। और इसकी एक इंडिकेशन जो है ना बड़ी खास मौके की, वो मैं जो है ना बस अपने मेल डॉक्टर्स जो मेरे दोस्त हो गए अब तो बहुत सारे, तो वो आ जाइएगा और कोई भी आ जाएगा तो मैं उसको बता दूंगा कि कौन सी। वैसे तो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है, लेकिन फिर भी सही है। अरे है स्लाइड नज़र क्यों नहीं आ रही मैविश आपको, मुझे क्या पता। अच्छा खैर, एसिड फॉस 200 है, और मॉस्कस, और कहते हैं इसको मॉस्कस, सी एच का मतलब ख की आवाज़ है, मॉस्कस 200। तो ये तीनों मिला के दे दें तो डायबिटिक इम्पोटेंसी ही नहीं बल्कि ये न्यूरोपैथी को ही शुगर की बेहतरीन कर देगा, मैं आपको पक्की बात बताऊं। और आपको एक और बात बताऊं मैं, इस ऐसे पेशेंट पे एग्नेस कैस्टस भी बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत बेहतरीन काम करता है। तो आप जो है वो क्यूप्रमेट भी दे सकते हैं और ऐसे फॉस 200 और मॉस्कस भी दे सकते हैं, तीनों मिला के तो बेहतरीन काम कर जाएंगे। और एग्नेस कैस्टस भी इस पे बहुत बेहतरीन काम कर जाता है। और डायबिटिक इम्पोटेंसी खाली ये ट्रीट नहीं करेगा, मैं मजे की आपको बात बताऊं कि ये उनकी न्यूरोपैथी और भी अच्छी कर, मतलब जो उनको न्यूरोपैथी हुई भी है, उसको भी नॉर्मल करना शुरू, उसको भी बेहतर करना शुरू कर देगा, सुनपना खत्म करना शुरू कर देगा। जो सुन हो जाता है ना, अक्सर कहते हैं जगह सुन हो गई थी, पेशाब की जगह सुन हो गई थी, वो भी सेट होना शुरू हो जाएगा। एग्नेस कैस्टस ये वाला काम भी बहुत अच्छा कर देता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, सेक्सुअल न्यूरोस्थीनिया। न्यूरोस्थीनिया मतलब मेडिकल एक लैंग्वेज है हमारी। न्यूरोस्थीनिया का मतलब ये होता है कि, आम जुबान में पहले बताता हूँ, सेक्सुअल न्यूरोस्थीनिया, मेरा मूड तो बहुत है, लेकिन मतलब मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, और नहीं कर पा रहा या नहीं होता, और नहीं हो पा रहा मुझसे। वो जुमला याद हो गया, तुमसे ना हो पाएगा। तो वो अगर इस तरह का कोई केस आता है ना कि या अल्लाह इन लोगों को स्लाइड शो करवा दे, तो किस सेक्सुअल न्यूरोस्थीनिया है, मतलब ऐसा है कि यहाँ मिली जुली कंडीशन है, मैं कर ही नहीं सकता, मुझसे हो गई, और मैं बिल्कुल ही फारिग हूँ या मैं बिल्कुल जीरो हूँ। तो अगर इस तरह से आ जाए कि जी सेक्सुअल न्यूरोस्थीनिया का पेशेंट आ गया है, बिल्कुल ही न्यूरोस्थीनिया का पेशेंट है,
और कुव्वत बा में आप कवि कह लें इसको, मतलब कुव्वत बा अच्छी होनी चाहिए सबकी, आदमियों की तो अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह का निज़ाम है ये, अल्लाह ने बनाया आदमी को ऐसा है, होनी भी चाहिए अच्छी। लेकिन अगर उसमें कोई कमी आ रही है, उसकी इंटेंशन में कोई कमी आ रही है, वो कहता है कि ठीक है मतलब कुछ ना कुछ है, प्रॉब्लम है, मैं बस नहीं कर पा रहा, या बहुत सारी मिली जुली कैफियत आ जाती है, उन्हें हम सेक्शुअल न्यूरोस्थीनिया कहते हैं। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, हम आपको क्लेडियम 200, लाइकोपोडियम आई लव और ग्रेफाइटिस दे देते हैं। यकीन करें लाइकोपोडियम ग्रेफाइटिस, मैं कहता हूँ जैसे ऐसे पॉज है मेल के लिए, उस तरह लाइकोपोडियम और ग्रेफाइटिस भी है। ये तो प्री मेच्योर एजैकुलेशन भी खत्म करती है, टाइमिंग्स के इश्यूज भी रिजॉल्व करवा देती है, और बहुत सारे प्रॉपर स्ट्रेंथ भी देती है मेल ऑर्गन को। और अर्ली जो एज में जो ग्रे हेयर्स होना शुरू हो जाते हैं उनको भी सेट कर देती है। बड़े सारे काम है इसके। लेकिन ये कि कुव्वत बा में कमी हो, सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया जिसे हम कहते हैं कि बस है ही नहीं, मूड ही नहीं है, मूड ही नहीं है, करना ही नहीं है, पता नहीं बस ऐसे ही है। तो बस वो ये ऐसा कर रहा है, ये कोई, हाँ अक्सर पेशा, हाँ मैं आपको बताऊँ, फीमेल आती हैं, मियाँ मेरे बाहर रहते हैं, आते हैं कभी, लेकिन वो उनको कोई टेंशन ही नहीं है, उन्हें मतलब ज़ाहिर है बेचारे लोग, सब सेक्सुअल डिजायर्स हैं, हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं तो हम करेंगे, लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो इतने साल के बाद आ रहे हैं, वो यूँ है। तो आप उनको दवाई बना के दे दें, बनी अपने मियाँ जी को दे दें आप ज़रा 2-3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, वो खुद सेट हो जाएंगे। तो फीमेल्स के पास भी ऐसी आएंगी तो मैं उनको भी दे दें, और मेल अगर आके खुद की शिकायत करता है कि सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया है, तो ठीक है, हम खुद उन्हें ये दवाई दे देंगे, तीनों को मिला के दे दें 3 टाइम, वैसे अलग अलग भी दे सकते हैं। लाइकोपोडियम शाम में तो ऐसा काम करती है तबाही वाला, ओहो, शाम में 4-5 बजे के वक्त दे दें। ये एक दिन छोड़ के भी दे देना एक नॉर्मल बंदे को, मतलब मैं कहता हूँ नॉर्मल को तो देने ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी को हल्का फुल्का ऐसा लग रहा है ना, उसे एक दिन छोड़ के भी दे दे तो इतना अच्छा हो जाता है इसमें कि बस। वो ग्रेफाइटिस तो है ही बहुत अच्छी मील के लिए। तो बहरहाल आगे आ जाए, कोई है कोई 25 स्लाइड देखें। अच्छा पता है यहाँ आगे मैंने लिखा है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू बियर मी इन दिस सेशन, क्योंकि आज आखिरी क्लास थी मेरी आपके साथ इन 3 महीनों में पूरी। शुरू में मुझे भुगतने के लिए आपको दिया गया, लेकिन ये कि मैंने सोचा कि यार मैं एक ब्रेस्ट कैंसर पर और क्लास ले लूँ, क्योंकि उसके बाद बच्चों के पेपर शुरू हो जाएंगे डॉक्टर्स के, तो हम शायद 2 हफ्ते का गैप करेंगे। तो मैं एक क्लास और लूँगा, और एक क्लास ब्रेस्ट कैंसर की लूँगा अगले हफ्ते। फिर उसके बाद जो है वो फिर जाने सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर। तो अच्छा पता है, ये भी मुझे बताना चाहिए था वैसे। मैं ऐसी दवाइयाँ भी हैं कि जो सोडिज्म पे काम करती हैं, किसी को सोडिज्म हो या सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ रही हो और उनको सप्रेस करना हो, तो उनकी दवाइयाँ भी हैं। कुछ दवाइयाँ जो मतलब